तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और वहीं से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती रिहा हो गई हैं। 1 साल से वो नजरबंद थी। जुलाई में पीएसए के तहत मुफ्ती की नजरबंदी 3 महीने बढ़ा दी गई थी। इससे पहले उन्हें अगस्त में जब 370 और 35A को हटाया गया था तब उन्हें नजरबंद किया गया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में यह गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब उनको रिहा कर दिया गया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी इद्रिस लोन के पास। इद्रिस, किस आधार पर हुई है यह नजरबंदी से रिहाई? क्या कोई पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाह रही है केंद्र सरकार वहां पर? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से अभी एक ट्वीट आया है जिसमें ये कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया है। हालांकि वो अपने घर पर ही नजरबंद थी, पर उन पे जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था वो हर 3 महीने के बाद रिव्यू किया जा रहा था और उन्हें अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत जो है 1 साल तक नहीं मिली थी। अब जाकर पीडीपी के लिए राहत जरूर है, क्योंकि पीडीपी ने हालांकि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो पहले से ही शुरू कर दिया है। उनकी मीटिंग्स शुरू हो गई है। अब उन मीटिंग्स का हिस्सा जो है महबूबा मुफ्ती भी हो सकती है। वहीं हमने पहले ही देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर्स हैं वो पहले से ही पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू कर चुके हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार चाहती है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक बार फिर से मैदान में आए और इलेक्शन प्रोसेस एक बार फिर से कश्मीर में शुरू किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इद्रिस। सीधे चलता हूं सिंह साहब के पास। सिंह साहब, आपसे समझना चाहूंगा एकाएक क्या परिवर्तन हुआ है जिसके चलते इन लोगों को बाकायदा रिहा किया जा रहा है? और दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूं, ये भी समझना चाहता हूं कि जब 370 और 35A को हटाया गया था तब साफ साफ कहा गया था कि भाई इन 2 परिवारों ने, और गांधी परिवार का भी नाम लिया गया था, 3 परिवारों ने कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या इन्हीं के हाथ में होगी राजनीति की कमान? अब देखिए, जो बेड़ा गर्क किया है उसके ऊपर अलग अलग लेवल पे इनकी जांच और इनकी अभी रोशनी एक्ट पे जानकारी हो रही है। जो क्रिकेट स्टेडियम में घोटाला उस पे जांच हो रही है, तो वो अलग है। परंतु राजनीतिक प्रक्रिया अपनी जगह है। अब लोग समझेंगे इनको, और वापस ये जमीन पर इस समय 30,000 पंच हैं जो पंचायत से चुनाव जीते हुए हैं। असली राजनीति वहां पर है, और इन लोगों ने उनका सबका चुनाव का बहिष्कार किया था। इन सब ने उन चुनाव का बहिष्कार किया था। वो जो जीत कर आए हैं इनके विरोध में जीत कर आए हैं, इनके पक्ष के लोग नहीं है। तो देखेंगे कैसे आगे जाकर माहौल बनता है। परंतु सरकार ने एक छूट दी है इन लोगों को कि अपनी बात रखें, अपनी बात चलाएं। परंतु जिस प्रकार की बात फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं वो बिल्कुल मानी नहीं जाएगी। और उस पर सरकार जो कार्रवाई, जिस एजेंसी को जो कार्रवाई करनी है, मैं चाहूंगा सरकार उस पर कार्रवाई भी करे। ठीक है, सुशील पंडित जी, आपको क्या लगता है ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू की जा रही है, क्या कश्मीर फिर इन 2 परिवारों के हाथों में होगा? आपको क्या लगता है? और ये जो टाइमिंग है, आपको समझ आ रही है टाइमिंग क्यों है? मेरे ख्याल इनकी कमी बहुत खल रही थी। फारूक अब्दुल्ला अकेले एक राग अलाप रहे थे, अब जुगलबंदी होगी। भाजपा को लग रहा था कि ये दोनों ही आ जाएं, जबकि इन दोनों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे पिछले साल लोकसभा में। मेरी एक छोटी सी अपेक्षा सिर्फ इतनी थी कि कम से कम एक श्वेत पत्र आएगा, चार्जशीट लगेगी, मुकदमे चलेंगे, लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह इन लोगों ने लूटा है, किस तरह इन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया है और जिहादियों के साथ इनके क्या संबंध थे। इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा गया है और बिना शर्त रिहा किया गया है, और ये आकर के फिर वही जहर उगलेंगे जिसके लिए ये जाने जाते हैं। खैर, हमारी बहस किसी और विषय पर थी, मैं उस पर लौटना चाहूंगा। आपके पैनल में एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने बात ही इसी बात से शुरू की अपनी कि मैं कश्मीर क्यों नहीं जाता, मैं यहां क्यों पड़ा हुआ हूं, और जाऊंगा तो मुझे अपनी औकात दिखा दी जाएगी। मेरा छोटा भाई गया था वहां, अजय पंडिता, जून में उस निहत्थे हिंदू पर, अकेले हिंदू पर, लुक भवन गांव अनंतनाग में 3 आतंकवादियों ने, जिहादियों ने अपनी बहादुरी दिखाई। वो चाहते हैं कि मुझ पर की जान चली जाती है, और मौलाना जी आप बेशर्मी से हंस रहे हैं। मौका मिले और मैं थोड़ा तो सेंसिटिव रहिए। बड़ा सफेद, आज का सबसे बड़ा झूठ आपको दुनिया झूठी लगती है। उन्होंने फिर इस बात बहस आपको को दुनिया झूठी लगती है कि नौकरियां नहीं है, ये नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है। जैसे लोगों की मैं उनको जरा एक बात बता दूं, कौम है
उससे 6 उसके साल दुश्मन से हो रहे हैं लोग। आपको एक बात बीजेपी बता इनको दूं, कश्मीर क्यों नहीं भेज रही है? फिरोज भाई आप ही के पास आ रहा हूं। एक शख्स है कश्मीर में, उसका नाम है यूसुफ शाह। शर्म आनी चाहिए आपको। अमीरा कदर का यूसुफ शाह था वो। मुसलमानों की वजह से हमारा उसके 5 बेटे हैं सरकारी नौकरी में हैं। भुगतना पड़ता है। क्यों मिल रहा है? 5 बेटे सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन वो भाग के चला गया पाकिस्तान। अरे वीआईपी उसने नाम रख लिया अपना सलाहुद्दीन। आप अपना काम धंधा कर उसने रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम शुरू की जिसका नाम है हिजबुल मुजाहिदीन। वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। उस हिजबुल मुजाहिदीन का पीछे बैनर लगाकर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। 2 कलाशनिकोव के बीच में कुरान रखता है। यूनाइटेड जिहाद का ठीक है, यहीं से शुरू करता हूँ। फिरोज बख्तियार अहमद साहब, बड़ा सीधा सवाल है, बड़ा सीधा सवाल है, बहुत सीधा सवाल है। ये मौलाना साहब जो राग अलापते हैं, क्या देश का मुख्य धारा में रह रहा मुसलमान मौलाना जी की लाइन को खुश सुन के खुश होता होगा या नाराज होता होगा? और इसी सवाल को लेकर सुबह के पास जाऊंगा। मौलाना जी थोड़ा संयम रखिए, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है अभी। एक छोटी सी जानकारी, हाँ सुनिए वो जो दीपक भाई, एक मिनट, सिंह साहब को जानकारी देना चाहते हैं। सिंह साहब बोलिए, आरपी भाई बोलिए। मैं वो जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन सलाहुद्दीन चलाते हैं, उसकी मदद ऑर्गेनाइजेशन वही है जो मदरसे चलाती है। आम मुसलमान इनके साथ हरगिज नहीं है। वही मदरसा चलाती है। यहाँ मुसलमान पर जो है वो भारत का हितैषी है, भारत का चाहने वाला है, भारत और मोदी जी की इज्जत करता है। ये जो जहर उगलते हैं, जो आग लगाते हैं मौलाना साहब, इनके साथ आम मुसलमान नहीं है। मैं बता देता हूँ आज। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें आप सवाल तो सुनिए, एक बात सुनिए, मेरे एक बात और बता दूं। ये फिरोज को क्या बीमारी लगी बोलने की? को आप ही के भाइयों ने वहां से निकाला था। शर्म आनी चाहिए आपको। आप जैसे लोगों ने पहले तो पंडितों को वहां से निकाला। जब पंडित वहां से निकाले जा रहे थे तब आप बोल रहे थे, तब आपने जहर उगला, तब आपने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ, राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ जहर उगला जब वहां से पंडित निकाले जा रहे थे। आप जैसे जहर उगलते हैं, सुनिए मौलाना साहब, जिस तरह का जहर आप उगलते हैं, जैसी आग आदमी को आप लगाते हैं पूरे मुल्क में, उससे मुसलमान बदनाम हो रहा है। ठीक है, आप हिंदू सोचता है कि मुसलमान जो है देशद्रोही है। आप जैसे लोग देशद्रोही हैं। फारूक अब्दुल्ला जैसा आदमी देशद्रोही है। ठीक है, अरे आप रहने दीजिए। आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं तो आप चीन चले जाओ। आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं आप पाकिस्तान चले जाओ। आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं ईरान चले जाओ। अरे अफगानिस्तान भी है, मलेशिया भी है, ठीक है, इंडोनेशिया चले जाओ। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के खिलाफ उसके वजीर आज़म, अरे औकात तो अल्लाह की है, औकात किसी की नहीं है। ठीक है, अगर किसी की औकात है तो सिवाय अल्लाह के किसी की औकात नहीं है। और अगर आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं है, हिंदुस्तान का पीछा छोड़ दो। अल्लाह सुनिए, अल्लाह के वास्ते मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जहर मत उगलिए। आप सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए यहाँ हालात खराब कर रहे हैं। आप उनका नाटका बंद कर रहे हैं। आप हिंदुस्तानी, अरे बेशरम आप हैं, बेशरम आप हैं। सारे मुसलमान आपकी वजह से बदनाम हो रहे हैं। अरे सुनिए, 3-4 आप जैसे मुस्लिम नेता हैं, अगर उनको बंद कर दिया जाए, आप जैसे मुसलमानों को जेल में बंद कर दिया जाए तो मुसलमान बड़े आराम से रह सकता है, मुसलमान चैन के साथ रह सकता है। आप बेहया लोग हैं, आप बेशरम लोग हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों को आप बेच रहे हैं, आपने दुकानदारी कर रखी है, मुसलमानों के नाम में आपने ठेकेदारी कर रखी है। आप मुसलमानों के नेता बनते हो, आप मुसलमानों की दुकानदारी करते हो, आप ठेकेदारी करते हो। बंद करो ये दुकान। आप मुसलमानों के नाम में अपनी दुकानदारी बंद करिए, ये ठेकेदारी बंद करिए और अल्लाह के वास्ते मुसलमानों को बख्श दो, मुसलमानों को बख्श दो। मौका आप रहे हैं, ठीक है, अरे जहर आप उगल रहे हैं। एक भी मुसलमान तुम्हारे साथ नहीं है। रशीदी, मौलाना रशीदी, इस बात को सुन लो, मुसलमान तुम्हारे ऊपर थूकता है, मुसलमान लानत भेजता है तुम्हारे जैसे मुसलमानों के ऊपर। यहाँ का देशभक्त मुसलमान, यहाँ का वफादार मुसलमान लानत भेजता है, तुम्हारे ऊपर थूकता है। ठीक है, तुम्हारे जैसे मुसलमान। अच्छा एक मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा एक मिनट सीधे। माजिद हैदरी साहब, आप एक कमेंट देना चाहते थे, उसके बाद सुबह का। माजिद हैदरी साहब, ये जो हालात बने हैं, क्या आपको लगता है कि कश्मीर को फिर उन 3 परिवारों के हवाले कर दिया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है किस तरह की पॉलिटिकल प्रोसेस माजिद हैदरी चाहते हैं? सिर्फ माजिद हैदरी का ऑडियो प्लीज। हिंदू मुस्लिम राइट जी, देखिए दीपक भाई, जो आप कह रहे हैं किस तरीके का पॉलिटिकल प्रोसेस चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं कहूँ आरपी सिंह ने कुछ बातें अच्छी कही। जो भाजपा है ना, इस वक्त भाजपा कश्मीर पे उनकी ऐसी हालत है भाजपा की कि मुझे आमिर खान का वो गाना याद पड़ता है
क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे मुझको हल इसका भाई। अरे गाना ये गा तो रहे नहीं, हो ये भैया, गाना गा रहे हो, गा रहा हूं, मौसीकी मैं मना भाजपा के लिए है, RPC गोली मार के लिए देंगे गा रहा हूं। आतंकवादी, माजिद हैदरी गोली मार देंगे, मौसीकी मना है, संगीत मना है, संगीत मना है, गोली मार देंगे। वो जायरा वसीम को भी छोड़ना पड़ा था। करना क्या कंफ्यूज्ड है। अरे गजब हो गई, गोली मार देंगे भाई, मौसीकी कर रहे हैं माजिद हैदरी, सुबह क्या कहेंगे आप, मौसीकी कर रहे हैं, गोली ना पड़ जाए इनको गोली ना पड़ जाए श्रीनगर लाल चौक पे। तैयार थे डिबेटमेंट को हंसाने की कोशिश की। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, अगर विद्यार्थी की सजा पाठशाला को मिलनी चाहिए। अच्छा माजिद भाई सुन लीजिए, सुबह बहुत देर से इंतजार करेंगे, बात भी सुन लीजिए। अगर विद्यार्थी की सजा पाठशाला को मिलनी चाहिए, देखिए दीपक जी, बहुत संजीदा डिबेट है। उसके बाद आप अरे दीपक जी, मैं इसे प्लीज बना हुआ है, आपको सिर्फ पता है सुबह कि की आवाज प्लीज माजिद भाई, फैक्चुअल बातें करती हूँ मैं, इसे चिल्लम चिल्ली नहीं करना चाहती हूँ जी। दीपक जी देखिए, 3 तरह के मुसलमान हैं इस देश में, राष्ट्रीय, अराष्ट्रीय और देशद्रोही। देशद्रोही वो है जो सब जानते हैं, गजवा हिंद का एजेंडा भी जानते हैं, सलाफिज्म भी जानते हैं, किस तरह से भारत को तोड़ा जाए, कहां कहां से वो चिकन नेक और किस तरह से असम को भारत से तोड़ा जाए, चाइनीज वॉर स्ट्रैटेजी, शाहीन बाग, ये वो हम सब देखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का ऐसा है दीपक जी, जो अराष्ट्रीय है, क्योंकि उसको बचपन से भारत से तोड़ा जाता है, बचपन से इस्लाम का अरबीकरण करके उसको बताया जाता है, कुरान हमेशा उसको अरबी में रटवाया जाता है, कभी उसको हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि अपनी भाषा में पढ़ लेगा तो उसको मौलवी मौलानाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये लोग अपने हिसाब से उनकी ब्रेन वॉशिंग नहीं करवा पाएंगे, अलगाववादी, कट्टरवादी, आतंकवादी नहीं बना पाएंगे। अभी एक इंस्टीट्यूट जमियातुल हिंद की बात हुई थी, कई बार ये लोग डिफेंस ले लेते हैं कि हम तो आतंकवादी संगठन नहीं है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आतंकवादी बाँ के पेट से पैदा नहीं होता है, आतंकवादी बनाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो अलगाववादी बनाते हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो कट्टरवादी बनाते हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो आतंकवादी बनाते हैं। यूरोप में आप देखिए बॉम्ब ब्लास्ट होता है, पता चलता है कि अलकायदा के टेररिस्ट पकड़े गए हैं और वो रिक्रूटमेंट उन्होंने तबलीगी जमात से किया है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मुस्लिम माइंड को अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद की प्रोसेस से ले जाके इतना रिजिड कर चुके होते हैं, समाज से इतना तोड़ चुके होते हैं कि आपके लिए बहुत आसान होता है उसको आतंकवादी बना देना। और ये जो अभी यहाँ पे गाना गा रहे थे, आपने बहुत अच्छा इनको एक्सपोज किया दीपक जी कि मौसीकी भी हराम है कट्टरवादियों के हिसाब से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतवासियों से, मुसलमानों से अपील करना चाहती हूँ कि अपने हीरोज संभालिए। जम्मू एंड कश्मीर की बात हुई है, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ दीपक जी, कुछ सेकंड दीजिएगा। कश्मीर में हीरो बनाते हैं ये बुरहान वानी को, कश्मीर में ये बुरहान वानी को मुसलमानों का हीरो बनाते हैं, मकबूल शेरवानी को नहीं बनाते। वो मकबूल शेरवानी जो पाकिस्तानियों के कबायली अटैक से कश्मीर को बचाते बचाते शहीद हो गया। अरे माजिद हैदरी साहब बहुत जोक हो गया है, सीरियस बात करें, सुबह खबर में जाएगा, हम सब खबर में जाएंगे। दीपक जी मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूं, प्लीज इनकी आवाज कम कर लीजिए। मैं भारत के मुसलमानों को यह बोलना चाहती हूं कि भारत में ऐसे ऐसे हीरोज हुए हैं जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान निछावर कर दी है। मराठाओं की आर्मी के चीफ मुगलों से लड़ते हुए इब्राहिम गार्दी शहीद हुए इस देश के लिए। कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, कश्मीर में ये बुरहान वानी को हीरो बनाते हैं मुसलमानों को भारत से तोड़ने के लिए, मकबूल शेरवानी को हीरो नहीं बनाते। वो मकबूल शेरवानी जो पाकिस्तानियों के कबायली अटैक से कश्मीर को बचाते बचाते शहीद हो गया, जो मुसलमान, ब्रिगेडियर उस्मान को ये हीरो नहीं बनाते, जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनना इनकार कर दिया था कि मैं अपने देश में किसी भी रैंक में खुश हूं, लेकिन मैं अपना देश नहीं तोड़ूंगा। तो मैं मुसलमानों से बोलना चाहती हूं, इस्लाम को आप बिल्कुल मानिए, आपका पंथ है, आपकी पूजा पद्धति है, आपकी परंपरा है, आपका समाज है, लेकिन भारत से मत टूटिए, इस्लाम का अरबीकरण मत होने दीजिए। अभी प्रॉफिट का एग्जाम्पल दिया इन्होंने कश्मीर वाले जो साहब बैठे। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ दीपक जी, इन्होंने बोला मेरे हीरो प्रॉफिट है। प्रॉफिट इकरा की बात करते, नॉलेज की बात करते थे। आप कट्टरवादी, ज्ञान परंपराएं खत्म करने वाले, यूनिवर्सिटीज जलाने वाले आक्रांताओं को पूछते हैं। प्रॉफिट महिला सभा की बात करते थे, आप महिलाओं को ट्रिपल तलाक और हलाला के नाम पे कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट तौहीद की बात करते थे, कितना आधा इस्लाम मुझे पता है, पहले बिस्मिल्लाह का तर्जुमा बता दो। आप लोगों ने सबसे पहले मौलाना वाद मचा रखा है। तो आप लोग सुबह यही रुकना पड़ेगा, मेरे पास वक्त इतना ही है।
आज का प्रोग्रेसिव मुसलमान आपकी बात आपके मुंह पे फेंक के मारता है। आप कट्टरवादियों की सारी स्ट्रेटेजी एक्सपोज हो चुकी है। कोई ठीक है, मुसलमान बच्चा आप भी भाई बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, मैं 2 मिनट ऊपर जा चुका हूं। अफसोस के साथ ब्रेक यहां पर लूंगा, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी 98% लोग कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और मौलाना जी आपके लिए स्कूल चले, हम कर देता हूं, मैं आपका एडमिशन करवा देता हूं शिशु मंदिर में, जाएंगे मौलाना साहब? चले गए क्या मौलाना साहब? मौलाना दिखाइए तो, तस्वीर तो दिखाइए। मौलाना साहब जाएंगे शिशु मंदिर में? जाएंगे? एडमिशन करवा दूं? दही जम गया, कोई बात नहीं, जाएंगे। अगर फोन कर देना, विक्रम को कर देना, अनिल को कर देना, किसी को भी कर देना, एडमिशन में करवा दूंगा। फिलहाल एक ब्रेक।